हेलो स्टूडेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इंडिपेंडेंस, डेटाबेस लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले वीडियो में आप डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कौन कौन से इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे डेटा क्या होता है, तो रॉ फैक्ट एंड फिगर्स को हम डेटा कहते हैं। डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, यानी एक समान प्रकार के डेटा के संग्रह को हम डेटाबेस कहते हैं। डीबीएमएस क्या होता है, डीबीएमएस का पूरा नाम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर कर सकते हैं, नए डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हैं, मौजूद डेटाबेस में परिवर्तन कर सकते हैं, उसके फील्ड में बदलाव कर सकते हैं, यानी उसमें एट्रीब्यूट्स इत्यादि को परिवर्तित कर सकते हैं, या फिर हम चाहें तो जो डेटाबेस मौजूद है उसको वहाँ से हटाने का काम भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा टूल है जो हमें डेटाबेस को मैनेज करने की शक्ति प्रदान करता है, एक तरीके से समझ लो। ऐसा मैंने आपको बताया था कि जैसे मान लो अगर कोई होटल है, तो होटल आपका अगर डेटाबेस है, ठीक है, तो और जो उस होटल को मैनेज करेगा वो क्या होगा, होटल का मैनेजर। तो डेटाबेस के केस में वो क्या हो जाएगा, डीबीए, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तथा अब होटल का जो मैनेजर है वो खुद तो सारे काम को करेगा नहीं, सभी काम को मैनेज करने के लिए वो क्या करेगा, किसी लोग अन्य व्यक्तियों की सहायता लेगा। तो यहाँ पर जो अन्य व्यक्ति नहीं होकर यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम डीबीएमएस कहते हैं। कई सारे सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं, माई एसक्यूएल है, और आपका एसक्यूएल लाइट है, साइबेस है, ओरेकल है, कई सारे कंपनीज़ हैं जो आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं डेटा एब्स्ट्रैक्शन की। अच्छा, आपने अगर डेटा, तो सब लोग को पता है डेटा क्या होता है। देखिए, टॉपिक के नाम से उसको समझने की कोशिश करिए। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, जैसे नाउन होता है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मतलब ऐसा नाउन जो दिखेगा नहीं लेकिन आप जिसको फील कर सकते हो। ठीक है, उसी प्रकार से डेटा एब्स्ट्रैक्शन में क्या होता है कि डेटा को हम किस प्रकार से हाइड रखें। हाइड रखने का मतलब क्या, हाइड रखना है पूरा का पूरा डेटा नहीं, डेटा की जो इंटरनल डिटेल्स हैं, समझ रहे हो, आंतरिक जो भी सूचना इन्फॉर्मेशन है उसको हम यूज़र से छिपा कर रखें। ये कहाँ पर काम आता है, जैसे मान लो कभी आप एटीएम में जाते हो, तो जैसे वहाँ पर एक प्रॉम्प्ट होता रहता है, मैसेज प्लीज़ एंटर योर एटीएम कार्ड। जैसे आप कार्ड लगाओगे तो कई सारा ऑप्शन आ जाता है, और उसमें आप जो भी बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हो या ट्रांजैक्शन करना चाहते हो तो उसको आप करते हो। रिगार्डलेस ऑफ दिस, मतलब इसके बिना जाने, यह बिना जाने कि कैसे आपका जो एटीएम है वो किस प्रकार से फंक्शन कर रहा है। मतलब कि आपने केवल अपना एटीएम कार्ड डाला और उसने तुरंत आपके डेटा को मैच किया अपने सर्वर पे उपस्थित डेटा से, और उसके बाद उसने अपने डेटाबेस में जाके चेक किया कि क्या जिस नाम का आपने एटीएम कार्ड डाला है वो आप ही का डेटा है कि नहीं। फिर वहाँ से जब आप पिन डालते हो तो पिन का वेरिफिकेशन, ये कई सारे प्रोसीजर्स होते हैं, लेकिन इन सब चीज़ों के बारे में वो एटीएम यूज़र को बताता नहीं है कि किस प्रकार से वो काम कर रहा है। वो केवल एक मैसेज प्रॉम्प्ट करता है। तो मतलब चीज़ों की इंटरनल डिटेल्स को छिपाना आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहलाती है। अब इसके हम फॉर्मल डेफिनेशन देखते हैं। डीबीएमएस में, डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यूज बाहरी दुनिया को, मतलब कि जो लोग आपके डेटाबेस को एक्सेस कर रहे हैं, को केवल डेटा के संबंध में आवश्यक जानकारी को डिस्प्ले यानी प्रदर्शित करने एवं डेटा के बैकग्राउंड डिटेल्स को छिपा कर रखने के लिए किया जाता है। अच्छा, डेटाबेस को नॉर्मल अगर आपको कोई पूछे डेटाबेस तो समझ लीजिए एक टेबल समझ लीजिए, जैसे स्टूडेंट का टेबल। ठीक है, हम डेटाबेस बनाते क्यों हैं, ताकि हम आसानी से किसी भी जैसे अगर आपको मान लो ऐसे अगर किसी डेटा को स्टोर करना है तो क्या करोगे, एक फॉर्मेट बनाते हैं इस तरह से फाइल, उसमें फील्ड्स होती हैं, एक से ज़्यादा भी फील्ड्स हो सकती हैं। तो उसमें एक होता है रोल नंबर नाम का फील्ड, एक होता है नेम नाम का, एक क्लास नाम का, सब्जेक्ट नाम का, मोबाइल नंबर, सिटी। तो ये क्या है, एक टेबल है। टेबल को हम रिलेशन बोलते हैं। सर मैं अभी आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, अभी फ़िलहाल के लिए आप जानिए। ठीक है,
तो डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या करता है कि डेटाबेस के आंतरिक जो उसकी डेटाबेस, अब अंदर कोई भी डेटा जब स्टोर होगा, अगर कंप्यूटर की बात करें तो किस फॉर्मेट में होगा, बाइनरी फॉर्मेट में होगा। तो किस प्रकार से डेटाबेस का इंटरनल स्ट्रक्चर है, मतलब 0-1 के फॉर्मेट में डेटा कैसे स्टोर है, ये हम किसी सामान्य यूज़र को बताने की आवश्यकता नहीं है। तो उसे सामान्य यूज़र से छिपाकर उसके लिए डेटाबेस की प्रक्रिया को काफ़ी ईजी बना देते हैं। क्योंकि आपने जैसे मान लो आपने अपना रिज़ल्ट देखना होता है, ठीक है, तो जो आपको रिज़ल्ट अनाउंस होता है तो उससे पहले क्या होता है, अनाउंस होने से पहले कि आपका सभी लोगों का रिज़ल्ट जो होता है उठा के वो BTUP अपनी सर्वर पर डाल देता है, अपने जो भी उसका स्टोरेज है वहाँ पर डाल देता है। जब आप 1 बाई 1 लॉग इन करते हो तो वो आपका जो डेटा है सर्वर से उठा के आपको फेच कराता है और आपका रिज़ल्ट डिस्प्ले होता है। वहाँ पर कोई मार्किंग नहीं बताई जाती है कि किस प्रकार से मार्किंग की गई है, केवल और केवल आपको रिज़ल्ट दिखाया जाता है। और ना ये बताया जाता है कि डेटाबेस कौन सा डेटाबेस से रिज़ल्ट आ रहा है, क्या है, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दी जाती है। तो ये क्या है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन को व्यू ऑफ डेटा भी कहते हैं, मतलब कितना आपको डेटा दिखा दे, यही आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन है। यानी व्यू ऑफ डेटा इज़ ऑल्सो नोन एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ये था उसका बेसिक डेटा एब्स्ट्रैक्शन के बारे में। एक चीज़ और जानिए कि डेटा के लेवल्स पूछ सकते हैं या विभिन्न व्यू लेवल। एक क्वेश्चन और आता है जो कि डेटा एब्स्ट्रैक्शन से ही जुड़ा हुआ है कि विभिन्न व्यू लेवल। और ये जो विभिन्न व्यू लेवल है ये DBMS के 3 टियर आर्किटेक्चर में भी काम आएंगे आपको। तो अगर आपने एक बार इन्हें तैयार कर लिया तो इन्हें आप 2 जगह यूज़ कर सकते हो, 2-3 जगह। सबसे पहले तो आप इनको डेटा एब्स्ट्रैक्शन के टाइप में डिफ़ाइन कर सकते हो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन के प्रकार के रूप में। दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे डेटा का व्यू कितना है तो भी बताओगे 3 होते हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और कॉन्सेप्चुअल। अब इसके बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। और अगर आपसे कोई 3 टियर आर्किटेक्चर पूछे तो भी वहाँ पर आपको यही तीनों के बारे में बताना होगा, लेकिन केवल चित्र अलग हो जाएगा। एक चीज़। दूसरी चीज़ देखिए, DBMS का जो आर्किटेक्चर होता है वो 3 टियर्स में होता है। पहला 1 टियर, दूसरा 2 टियर और तीसरा 3 टियर। 1 टियर में क्या है कि आप जो है डायरेक्ट डेटाबेस को एक्सेस कर लेते हो, ठीक। 2 टियर में क्या है कि क्लाइंट और सर्वर होगा, एक जगह कहीं डेटाबेस होगा, एक जगह कहीं यूज़र होगा, दोनों एक्सेस करेंगे। तीसरा है 3 टियर, ठीक है, जिसके बारे में आपको विस्तार से बताया जाएगा। तो अब देख लीजिए लेवल ऑफ डेटा एब्स्ट्रैक्शन। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के कितने लेवल होते हैं मैंने बताया आपको। इसी को आप 3 जगह यूज़ कर सकते हो। अगर आपसे कोई पूछ ले 3 टियर आर्किटेक्चर तो उसमें भी आप बारी बारी बता दोगे। फिज़िकल लेवल, जिसको लो लेवल भी बोलते हैं, लॉजिकल मिड लेवल होता है, और तीसरा व्यू लेवल, जिसे हम टॉप लेवल भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डेटा लेवल क्या है ये जान जाइए। DBMS की जब बात कर रहे हैं तो जैसा अगर आपको कोई घर वर बनाना हो, ठीक है, तो उसका जो ब्लूप्रिंट होगा, मैप, समझते हो, जो पेपर पे बने, वो आपका हो गया टॉप लेवल, जिसको हम बोलते हैं व्यू। और जो आपका मिड लेवल यानी कॉन्सेप्चुअल हो गया, वो क्या होगा, आप देखते हो कि अगर किसी प्रोजेक्ट को बनाना है तो उसकी एक पूरा आपको छोटा छोटा मॉडल तैयार करते हैं। तो जो मॉडल तैयार होता है वो आपका हो गया लॉजिकल। और फिज़िकल क्या, जो आपका रियल में घर बने, ठीक है। तो फिज़िकल लेवल की बात करते हैं। यह डेटा एब्स्ट्रैक्शन का सबसे निचला स्तर है, यानी सबसे लोएस्ट लेवल है। यह लेवल यह बताता है कि डेटा वास्तव में फ़िज़िकल मेमोरी में कैसे स्टोर की गई है, ठीक है। जैसे मैग्नेटिक टेप, हार्ड डिस्क, ये सभी क्या है, मेमोरी है जिसमें डेटा स्टोर होती है। डेटा किस प्रकार से स्टोर है, मतलब किस फॉर्म 0-1 किस लोकेशन पे कौन सा डेटा है, इन सभी के बारे में पूरी डिटेल फिज़िकल लेवल पे उपलब्ध होती है। अच्छा, इसका नॉर्मल यूज़र को कोई मतलब नहीं है। उसे ये नहीं देखना है कि आपका जो डेटा है वो कहाँ पे स्टोर है, उसकी स्टोरेज लोकेशन क्या है। उसे केवल उसने, मान लो किसी बच्चे का अगर डेटाबेस में नाम देखना है तो उसका नाम जैसे ही डाले उससे संबंधित डेटा आ जाए, उसे इससे मतलब नहीं है कि कहाँ है। तो फिज़िकल लेवल की ज़्यादा ज़रूरत सामान्य यूज़र को नहीं होती। इस लेवल को एक्सेस करने की अधिकार सिर्फ DBA या सिस्टम इंजीनियर के पास होता है। DBA मतलब डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। डेटाबेस के इसी लेवल पर फाइल ऑर्गेनाइजेशन की विभिन्न तकनीक, जिससे फाइल को हम ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, हैशिंग, सिक्वेंशियल, B-ट्री, मतलब किस प्रकार से फाइल को हम ऑर्गेनाइज करेंगे। दूसरा है आपका लॉजिकल लेवल। यह जो होता है फिज़िकल लेवल, और फिज़िकल यानी इंटरनल लेवल और एक्सटर्नल लेवल के बीच का लेवल है। इसको हम मिड लेवल भी कहते हैं। प्रोग्रामर जो होता है वो इसी लेवल पर
कार्य करता है और उन्हें डेटा टाइप्स, एंटिटीज़, रिलेशनशिप आदि के बारे में जानकारी इसी लेवल से प्राप्त होती है। यानी जो हमारा ER डायग्राम अभी हम आगे पढ़ेंगे तो वो इसी लेवल पे काम करता है। ER मतलब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। तीसरा आपका जो है व्यू लेवल। व्यू लेवल मतलब वह लेवल जो यूज़र को दिखता है, यानी जिसके माध्यम से यूज़र डेटाबेस को एक्सेस करता है, उसे हम व्यू लेवल कहते हैं। कोई भी साधारण यूज़र जब डेटाबेस को एक्सेस करता है, मतलब जब उसे यूज़ करता है या किसी माध्यम से उस तक पहुंचता है, तो वह यूज़र इसी व्यू लेवल का यूज़ करता है। ठीक है, जैसे आप जब अपना रिज़ल्ट देखते हो इंटरनेट की सहायता से, तो वो आप इसी व्यू लेवल पर होते हो। इस लेवल पर यूज़र डेटा को रोज़ एवं कॉलम्स के रूप में देखता है। मतलब आपका रिज़ल्ट आ जाता है ना रोज़ एवं कॉलम के रूप में, तो यूज़र डेटाबेस के कुछ पार्ट्स को ही देख सकता है। अब ये तो है नहीं कि तुम अपना रिज़ल्ट मांगोगे तो पूरा का पूरा जितना कॉलेज के सभी बच्चों का डेटा आपको मिल जाए रिज़ल्ट, ऐसा तो है नहीं। तो मतलब आप जिस डेटा को एक्सेस करने के लिए ऑथोराइज हो, यानी जिसकी आपको अनुमति है, केवल आप उन्हीं डेटा को एक्सेस कर सकते हो। तो यूज़र डेटाबेस के कुछ पार्ट्स को ही देख सकता है जितना यूज़र के पास एक्सेस राइट है। यानी अगर आप अपना रोल नंबर डालो तो अपना ही रिज़ल्ट लिखोगे, ये नहीं कि पूरी कॉलेज का देख लो। और डेटा एब्स्ट्रैक्शन का यह उच्चतम स्तर है, यानी कि टॉप लेवल, सबसे ऊपर। देखिए सबसे ऊपर आपका होगा क्या बोलते हैं उसको हम, व्यू लेवल, जिसको हम एक्सटर्नल लेवल बोलते हैं। उसके बाद होगा आपका इंटरनल, मिड लेवल या कॉन्सेप्चुअल, और बाद में होगा इंटरनल। ठीक है, तो यूज़र और डेटाबेस के मध्य में ये 3 लेवल होते हैं। अब हम अगला बात करते हैं, अगले टॉपिक पे जाते हैं, जो कि हमारा है डेटाबेस लैंग्वेजेस। ठीक है, अब लैंग्वेज मतलब क्या है? भाषा। भाषा की आवश्यकता क्यों होती है? ताकि हम अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकें, उनको हम व्यक्त कर सकें। ठीक है, भाषा लिखित मौखिक दोनों रूप से यूज़ की जा सकती है। ठीक है, तो जैसे आप आपस में कम्युनिकेट करने के लिए, मतलब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात करने के लिए किसी भाषा का यूज़ करता है, ठीक, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगाली, उड़िया, तमिल, तेलुगु, जो भी, भोजपुरी, उसी प्रकार से जो डेटाबेस है, अब डेटाबेस तो हिंदी बंगाली भाषा समझे। जैसे तुमने कहा कि उस अंकित का डेटा निकाल के दो, तो क्या आप डेटाबेस समझ जाएगा? नहीं समझेगा। तो जो डेटाबेस जिस भाषा को समझता है उसे हम डेटाबेस लैंग्वेज कहते हैं। ठीक, तो किसी सिस्टम में डेटाबेस को क्रिएट और मेंटेन करने के लिए डेटाबेस लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, यानी डेटाबेस भाषाओं का यूज़ किया जाता है सिस्टम में। डेटाबेस को सिस्टम मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक, डेटाबेस को क्रिएट करना मतलब जैसे कोई नया डेटाबेस बनाना। जैसे हर साल कॉलेज में एक स्टूडेंट्स का नया बैच आता है हर ब्रांच में। वैसे तो 3 साल तक तो अब वही बच्चों का डेटा रहेगा, तो हमें उनका डेटाबेस क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं है। केवल उसमें एक फील्ड में परिवर्तन होगा कि उनका जो नेक्स्ट ईयर में वो पास हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं, इस बारे में। बाकी जो उनका बेसिक मूलभूत डेटा होगा, जैसे मोबाइल नंबर, नाम, रोल नंबर, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सभी जो हैं वही होंगे। हाई स्कूल का नंबर, 12th, ये सब फिक्स होंगे। ठीक है, तो उसे आपको बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल उसमें कुछ अपडेट करना होगा। जैसे कि मान लो किसी बच्चे ने अपना मोबाइल नंबर दिया, एड्रेस दिया, बाद में वो कहीं और शिफ्ट हो गया या उसने कोई दूसरा नंबर ले लिया, तो उसके डेटा को अपडेट करना होगा। ठीक, लेकिन जब नया बैच आता है तो उस समय हमें फर्स्ट ईयर वालों का पूरा डेटा मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसका यूज़ डेटाबेस में डेटा को पढ़ने यानी रीड करने, स्टोर करने और अपडेट करने के लिए किया जाता है। किसका? डेटाबेस लैंग्वेजेस का। डेटाबेस में निम्नलिखित लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाता है, यानी किसी भी डेटाबेस में आप निम्नलिखित प्रकार के लैंग्वेजेस का यूज़ कर सकते हो, जिसमें मुख्यतः 3 हैं। देखिए, इसमें मेनली जो होते हैं वो 3 होते हैं। इनके बारे में आपको अभी एसक्यूएल में भी पढ़ाया जाएगा जब आप स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज पढ़ोगे वहाँ पर। ठीक है, डीडीएल मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, यानी इस भाषा का यूज़ करके हम टेबल का स्ट्रक्चर या डेटाबेस का स्ट्रक्चर तैयार करते हैं। फिर दूसरा है डीएमएल, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसकी सहायता से हम जो आपने स्ट्रक्चर खड़ा किया है डेटाबेस का, उसके अंदर डेटा को भरते हैं या फिर वहाँ से डेटा को हटाते हैं। और तीसरा है डीसीएल,
डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, इसके अंदर कि आपके डेटाबेस को कौन यूज़र देख सकता है, कौन यूज़र नहीं देख सकता है, कौन यूज़र उसमें अपडेशन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, यानी कंट्रोलिंग। इसके लिए हम 2 कमांड यूज़ करते हैं, रिवोक और ग्रांट। उसके बाद है VDL, व्यू डेटा लैंग्वेज, और है SDL, स्टोरेज डेटा लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं DDL की। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका पूरा नाम डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, जो कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को डिफ़ाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है तथा यह इस बात की जानकारी भी देता है कि फ़िज़िकल डिवाइसेस में इस स्कीमा को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाना है। ठीक है, देखिए बात आपकी ये है, जैसे मान लो आपने स्कीमा मतलब ब्लूप्रिंट एक तरीके का, ठीक है, ये आपको आगे बताया जाएगा उसके बारे में। अभी मतलब इतना समझिए बस कि किसी टेबल का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए या डेटाबेस का स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए हम DDL कमांड का यूज़ करते हैं। SQL में जो सबसे महत्वपूर्ण DDL स्टेटमेंट्स है वो निम्न है। पहला क्रिएट, तो डेटाबेस में ऑब्जेक्ट मतलब क्या कि कोई भी टेबल, कोई भी डेटाबेस, स्कीमा, व्यू, ये सब क्या है, डेटाबेस ऑब्जेक्ट है। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का यूज़ करते हैं। डेटाबेस के स्ट्रक्चर में बदलाव करने के लिए, जैसे मान लो कोई नया फील्ड ऐड करना हो, उसके लिए हम अल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। जो भी डेटाबेस में आपने ऑब्जेक्ट, यहाँ देखिए ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट का मतलब टेबल भी है, ऑब्जेक्ट का मतलब डेटाबेस भी है, ऑब्जेक्ट का मतलब व्यू भी है, ऑब्जेक्ट का मतलब स्कीमा भी है। ठीक है, तो डेटाबेस में से ऑब्जेक्ट्स को डिलीट करने के लिए, अच्छा, ड्रॉप कमांड का यूज़ अगर आप कर लिया तो आपका जो टेबल है वो परमानेंटली वहाँ से गायब हो जाएगा डेटा सहित। कमेंट, डेटा डिक्शनरी में कमेंट्स ऐड करने के लिए। रीनेम, जैसा मैंने बताया किसी फील्ड का नाम अगर परिवर्तित करना हो, जैसे F नेम को अपने फर्स्ट नेम करना है या फादर नेम करना है, तो इस प्रकार से। अगला है आपका DML का पूरा नाम होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन मतलब कुछ न कुछ परिवर्तन करना, मैनिपुलेट करना। अभी एक नया टर्म चला था, मैनिपुलेटेड मीडिया। अगर आप लोग न्यूज़ देखते हो तो वहाँ पर आपको मैनिपुलेटेड मीडिया समझ में आया होगा। तो मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी के द्वारा कही गई बात को जैसे का तैसा ना करके उसमें थोड़ा छेड़छाड़ करना। तो DML का पूरा नाम डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, और वह लैंग्वेज जो डेटाबेस में डेटा को मैनिपुलेट यानी डेटा को स्टोर करने, वहाँ पे डेटा में आप कुछ परिवर्तन करने या फिर डेटा को वहाँ से डिलीट करने के काम आती है। ध्यान रखिएगा, डिलीट करोगे अगर आप तो टेबल का स्ट्रक्चर डिलीट नहीं होगा, यानी कि घर आपका रहेगा, घर में रहने वाले लोगों को केवल आप वहाँ से हटाओगे। लेकिन अगर आप ड्रॉप करते हो तो आप घर को भी तोड़ दोगे। जब घर टूट जाएगा तो घर में रहने वाले भी गायब हो जाएंगे। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण हैं DML कमांड्स के। सिलेक्ट, इसका यूज़ हम करते हैं डेटाबेस से डेटा को फेच करने के लिए या रिट्रीव करने के लिए। इंसर्ट, टेबल में डेटा को भरने के लिए। अपडेट, टेबल में अगर कोई डेटा पहले से है मौजूद तो उसको हम बदलने के लिए, परिवर्तित करने के लिए। डिलीट, टेबल में सभी रिकॉर्ड्स को डिलीट करने के लिए। कॉल, इसका यूज़ अब कम करोगे, जावा सब प्रोग्राम को कॉल करने के लिए। लॉक टेबल, कॉन्करेंसी को नियंत्रित करने के लिए। अच्छा, ये लॉक टेबल क्या है और कॉन्करेंसी क्या है? कॉन्करेंसी मतलब एक ही टाइम पे कई सारे यूज़र अगर किसी चीज़ को एक्सेस कर रहे हो तो किस प्रकार से आप मैनेज करोगे कॉन्करेंट। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे लॉक होते हैं, रीड लॉक, राइट लॉक, रीड राइट दोनों लॉक। जैसे मान लो कोई डेटा है, अगर आप किसी बुक को पढ़ रहे हो, ठीक है, या कोई रूमी है, तो अगर उसमें एक आदमी के रहने की परमिशन है तो वहाँ पर आप राइट लॉक लगाओगे, मतलब कि एक वन एट ए टाइम। और अगर एक से ज़्यादा लोग देख सकते हैं तो वहाँ पर आप रीड लगाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका DCL। घबराइए नहीं, अभी आपको आगे इन सभी कमांड्स का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन भी मिलेगा। ठीक, DCL का पूरा नाम डेटा कंट्रोल लैंग्वेज होता है। डेटाबेस में संग्रहित डेटा के एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए DCL का यूज़ किया जाता है। मतलब कि आपने जो भी डेटा अपने डेटाबेस में रखा हुआ है उसे कौन देख सकता है, कौन यूज़ कर सकता है, कौन उस तक पहुंच सकता है, एक्सेस। ठीक है, एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए हम DCL का यूज़ करते हैं। इसमें कुछ उदाहरण हैं, ग्रांट और रिवोक। तो ग्रांट का यूज़ किस लिए करते हैं? डेटाबेस के लिए यूज़र्स को प्रिविलेज प्रदान करने के लिए, मतलब ये यूज़र इस डेटाबेस को एक्सेस कर सकता है, यहाँ पर ये परिवर्तन कर सकता है। ठीक, रिवोक, अगर आपने किसी को परमिशन दिया
जैसे मान लो अगर हमारे कॉलेज का वाईफाई है, पासवर्ड, ठीक, तो हमने जब तक हमारा वो स्टूडेंट था हमने उसको दिया, परमिशन ग्रांट किया, लेकिन जैसे ही वो हमारा कॉलेज छोड़ता है या फिर हमारा कॉलेज पहले भी छोड़ता है तो हम उससे उसको दी हुई सारी सुविधाओं क्या करते हैं, रिवोक कर लेते हैं, वापस छीन लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट है आपका VDL। देखिए जनरल में टर्म्स में बात करेंगे तो इसका इतना यूज़ अभी आपको समझ में नहीं आएगा। इसका पूरा नाम व्यू डेफिनेशन लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का यूज़ यूज़र व्यूज़ उनकी मैपिंग को कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है, या यूज़र्स के क्लासेस के लिए उपलब्ध रिकॉर्ड्स के सबसेट को डिफ़ाइन करता है। यह वर्चुअल टेबल्स को क्रिएट करता है और यूज़र को व्यू कॉन्सेप्चुअल लेवल की तरह दिखाई देता है। VDL यूज़र इंटरफेस को स्पेसिफाई। अच्छा, व्यू मतलब समझते हो, एक ही डेटा को एक टाइम पे अगर एक से ज़्यादा लोग एक्सेस करना चाहें तो कैसे होगा, तो हम उसकी रेप्लिका मतलब उसका एक फ़ोटोकॉपी करके रख लेते हैं। तो यही समझिए व्यू क्या होता है कि ओरिजिनल डेटा का फ़ोटोकॉपी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं SDL की। SDL का पूरा नाम स्टोरेज डेफिनेशन लैंग्वेज है। यह दो स्कीमास के मध्य, अभी स्कीमा आपको बताऊंगा मैं आगे, ब्लूप्रिंट है ये, बस इतना जानिए, मध्य मैपिंग को स्पेसिफाई करता है। इसका यूज़ इंटरनल स्कीमा को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। तो ये था आपका डेटाबेस लैंग्वेजेस तक। अगले टॉपिक में हम डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तथा इसके 3 टियर आर्किटेक्चर के बारे में भी आपको बताया जाएगा या फिर उसके कंपोनेंट्स के बारे में। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और इससे नोट्स बनाइए। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो फिर से आप वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, और तब भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो अपने ग्रुप में।